हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। और आप लोग अटल आवासीय विद्या ज्ञान नवोदय NMMS या कहें राष्ट्रीय शैक्षिक आय जैसे विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। और इस बात को भी आप ध्यान रखना कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उससे संबंधित कोई भी आपके डाउट रहते हैं तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और क्लास की जो PDF होती है वो भी उसी ग्रुप में आपको सेंड कर दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो इसलिए आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज के क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो क्लास है मौर्य वंश, आज का जो टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। मौर्य वंश कब तक चला, मौर्य वंश में कौन कौन से शासक हुए और मौर्य वंश का क्या इतिहास में विशेष महत्व रहा है, ऐसे जिससे विभिन्न बिंदुओं का अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश जो है मगध साम्राज्य का ही एक वंश है। मगध साम्राज्य में 4 वंश हुए थे, जिसे हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो या इससे पहले वाली क्लास में 3 वंशों का अध्ययन कर लिया था। एक हर्यक वंश था, एक शिशुनाग वंश था, नंद वंश था। जैसे 3 वंशों को पढ़ लिया था और टोटल मगध साम्राज्य में 4 वंश हुए थे। एक वंश था मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य वंश को आज पढ़ेंगे और बाकी तीनों वंशों को कल वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मौर्य वंश कब से कब तक चला? मौर्य वंश 322 BC से 185 BC तक का जो शासनकाल रहा मौर्य वंश का रहा। और मौर्य वंश का पूछा जाए शासनकाल, मौर्य वंश का शासनकाल पूछा जाए तो 322 BC से 185 BC तक रहा। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासनकाल रहा। मौर्य वंश का पूछा जाए संस्थापक कौन थे, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो मौर्य वंश की जो स्थापना की थी उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आप चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इनके गुरु क्या नाम था। इनके गुरु का नाम जो चाणक्य था। आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि जब धनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके अपने साम्राज्य से निकाल दिया था, उस समय उन्होंने कसम खाई थी कि आपके साम्राज्य का नष्ट कर देंगे, आपके साम्राज्य को समाप्त कर देंगे। इस समय वो घर से साम्राज्य को त्याग कर जा रहे होते हैं। रास्ते में क्या होता है, उन्हें एक बालक दिखता है जिसका बाद में वो अच्छे तरीके से लालन पालन करते हैं और उसे अच्छी शिक्षा देते हैं, जिसके बाद उसका नाम पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य। और वह क्या करता है, मौर्य वंश का स्थापना करता है और घनानंद जैसे शासक का समापन करता है और नंद वंश को वहाँ से समाप्त कर देता है। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वह कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। 322 BC से 298 BC तक का रहा। तो मौर्य वंश का संस्थापक समझ में आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था 345 BC में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 BC में हुआ था। चंद्रगुप्त के अन्य नाम क्या हैं? चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, एंट्रोकोटस भी कहा जाता है, सेंड्रोकोटस कहा जाता है और ब्रसल कहा जाता है। जैसे विभिन्न नामों का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। एंट्रोकोटस किसने कहा है? एपियानिस ने कहा था। और सेंड्रोकोटस किसने कहा है? विलियम जोन्स ने कहा है। और ब्रसल शब्द किस में मिलता है? मुद्राक्षस में मिलता है। तो मुद्राक्षस जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, इसका कमेंट करके आप लोग आंसर दीजिए। अगला बिंदु है कि चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था? चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था कौटिल्य। इनके अन्य नाम हैं कौटिल्य कहें, चाणक्य कहें या विष्णुगुप्त कहें, और भारत का मैकियावेली भी इन्हीं को कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चाणक्य था, कौटिल्य था और विष्णुगुप्त था और भारत का मैकियावेली कहते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी और इन्हें तीनों नामों से जाना जाता है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक है राजनीति से संबंधित है। ये कई बार पूछा भी गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक है जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी वह किस विषय से संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? तो दीक्षा इन्होंने प्राप्त की थी भद्रभाव। किससे? जैन धर्म के जो गुरु थे भद्रभाव, उनके द्वारा इन्होंने कि जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। 305 BC में सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ था। तो कौन सा युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो 305 BC में सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त के बीच एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हुई थी? विजय हुई थी और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। इस युद्ध के बारे में बताया किसने? तो इस युद्ध के बारे में बताया एपियानस ने। एपियानस एक इतिहासकार था जिसने बताया है कि 305 BC में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी, जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध किससे हुआ था? सेल्यूकस निकेटर का हुआ था। जीत किसकी हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत मेगास्थनीज था। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगास्थनीज, जिसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। और ये किससे संबंधित है? पाटलिपुत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन से संबंधित कौन सी पुस्तक है? इंडिका नामक पुस्तक है। आगे अगला बिंदु समझना है। अगला बिंदु है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताया था। तो यहीं क्या हो जाती है? इनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। पूछी जाए मृत्यु किस विधि के द्वारा हुई थी? तो संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। कहाँ त्याग दिए थे? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में इन्होंने क्या कर दिए थे? अपने प्राण त्याग दिए थे। और किस पहाड़ियों पर प्राण त्यागे थे? चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर 298 BC में संलेखना विधि के माध्यम से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका जो पुत्र था बिंदुसार, वह गद्दी पर बैठा। तो बिंदुसार कब से कब तक गद्दी पर बैठा? 298 BC 273 BC तक मौर्य वंश का जो शासक, अगला शासक हुआ वह बिंदुसार हुआ और मौर्य के सिंहासन पर बैठा। तो 298 BC से 273 BC तक गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाए कि अमित्रघात किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा? 298 BC से 273 BC तक इसका शासनकाल रहा था। तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार हुआ था। तो अब इसको किस नाम से जानते हैं? मित्रघात के नाम से जानते हैं। मित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। तो शत्रु विनाशक किसे कहा जाता था? तो बिंदुसार को कहा जाता था, क्योंकि इसका नाम था अमित्रघात था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना की थी मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। तो किसने की थी? मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी। अगला बिंदु है कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिसार कहा गया। तो पूछा जाए कि बिंदुसार को भद्रसार या बारिसार किस पुस्तक में कहा गया है, कहाँ पर उल्लेख किया गया? तो वायु पुराण है उसमें बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है या बारिसार कहा गया है। अगला बिंदु आपको समझना है। अगले बिंदु में एक इतिहासकार हैं स्ट्रैबो। क्या नाम है? एक इतिहासकार हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने लिखा है कि सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो स्ट्रैबो ने लिखा है कि सीरियन के एक नरेश थे एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक एक राजदूत भेजा था।
जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। अगला बिंदु है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को, बाद में अशोक को भेजा था। सुसीम और अशोक इनके क्या थे? दोनों पुत्र थे। अगला बिंदु है, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस ए से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो एथियनिस बताते हैं कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक जो थे एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो यहाँ तक बात समझ आ गई कि किससे बिंदुसार ने मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो सीरिया का जो नरेश था एंटियोकस, और एंटियोकस ने किसको भेजा था? तो डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगला बिंदु है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को किसने बताया है? तो बौद्ध धर्म का एक विद्वान है तारानाथ, उसने बताया है। तो बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। तो अच्छे तरीके से आपको क्लास समझ में आई होगी। और जो अगला शासक बनेगा मौर्य वंश का, अशोक। कौन अगला शासक है? अशोक। जो अशोक का शासनकाल रहा, एक विस्तृत शासनकाल रहा, उसका अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास में जो भी समस्या रही है आपकी, या डाउट, कोई ऐसे डाउट हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं, या ऐसे कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तो वहाँ से आपने ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और क्लास की PDF को वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।